कक्षा 11वीं हिंदी आरोह भाग 1 गद्यखंड। पाठ का नाम गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। आइए देखते हैं पाठ के मुख्य पात्र। पहला मुख्य पात्र जो है मोहन है, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, जो एक ब्राह्मण युवक है। वो पढ़ने में होशियार है, मगर अपनी स्थिति और परिस्थितियों के कारण वह पूरी पढ़ाई नहीं कर पाता। दूसरा जो पात्र है धनराम, जो मोहन का मित्र है, जो लोहार का पुत्र है। बंशीधर, जो मोहन के पिता हैं, जो पुरोहिती का काम करते हैं। त्रिलोक सिंह, यह मोहन व धनराम के मास्टर हैं, गुरुजी थे। गंगाराम, यह धनराम के पिताजी हैं, जो लोहारी का काम करते हैं। रमेश, मोहन के बिरादरी का एक युवक है। आइए कहानी समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रस्तुत कहानी में लेखक बता रहे हैं कि मोहन के पिता वंशीधर, जिनको चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, पर बुढ़ापे के कारण वे नहीं जा सकते थे। इसी पुरिताई से उनका घर ले देकर चलता था। इसलिए वंशीधर अपने पुत्र मोहन से कहता है, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। यह बात सुन मोहन समझ जाता है कि उसे रुद्री पाठ के लिए उसके पिता भेजना चाहते हैं, पर पिता की तरह पूजा पाठ करने में मोहन असमर्थ था। उसे अभ्यास नहीं था, इसलिए मोहन अपने पिता को कोई उत्तर नहीं देता और अपने पिता का भार हल्का करने के लिए मोहन खेतों की ओर जाने लगता है। खेत के किनारे उग आए कांटेदार झाड़ियों को साफ करने के लिए, लेकिन हंसुए का धार खराब होने के कारण मोहन अपने दोस्त धनराम लोहार की दुकान पर हंसुए की धार कराने जाता है। धनराम की दुकान में पहुंच मोहन और धनराम बचपन की यादों में खो जाते हैं। बचपन की बातें करने लगते हैं। मोहन धनराम से पूछता है, अब मास्टर त्रिलोक सिंह गुजर गए होंगे। तब धनराम बताता है कि हाँ लल्ला, पिछले साल ही गुजरे। मोहन मास्टर त्रिलोक सिंह का चहेता शिष्य था, उनका प्रिय शिष्य था, क्योंकि मोहन पुरोहित खानदान का तीव्र बुद्धि का बालक था, जो पढ़ने व गायन में भी निपुण था। मास्टर त्रिलोक सिंह ने मोहन को स्कूल का मॉनिटर भी बना दिया था। कक्षा का अगर कोई बालक मास्टर के प्रश्न का उत्तर नहीं देता था, तब मास्टर त्रिलोक सिंह उस प्रश्न का उत्तर मोहन से पूछते थे और मास्टर के अनुमान के अनुसार मोहन उस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देता था। यहाँ तक कि कमजोर बालकों को दंड देने का अधिकार भी मोहन को दे दिया गया था। धनराम भी उन बालकों में से था, जो मास्टर त्रिलोक सिंह के कहे जाने पर अपने सहपाठी मोहन से कई बार मार खाया था, पर फिर भी धनराम मोहन के प्रति स्नेह आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत भाव की हीनता उसके मन में बैठा दी गई थी। आगे लेखक बता रहे हैं कि धनराम दूसरे खेतीहार या मजदूर परिवारों के बच्चों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ाई कर पाया। मास्टर एक दिन अचानक धनराम से पूछता है, धनवा, तेरा का पहाड़ा सुना तो। धनराम बोला, 13 एकम 13, 13 दूनी 24। गलत बोलता सुन मास्टर जी धनराम को एक सटी लगाते हैं।
तब वह सूटी टूट जाती है। धनराम मन बुद्धि बालक था या उसके मन में मास्टर का बैठा डर। कितना छूटने के बाद भी धनराम को 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। मास्टर त्रिलोक सिंह धनराम को सूटी मारने के बजाय जबान की चाबुक लगा देता है और कहता है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। और अपने थैले से 4-5 चाकू निकालकर धनराम को धार करने के लिए दे देता है। आगे लेखक बता रहे हैं कि जब धनराम कुछ बड़ा हुआ तब धनराम के पिता गंगाराम ने उसे अपने लोहारी का काम सिखाते हुए हथौड़ा चलाने, भट्ठी जलाने तक की विद्या सिखा दी थी। एक दिन गंगाराम की अचानक मृत्यु हो जाती है। तब धनराम अपने पिता के व्यवसाय को संभाल लेता है। इधर मोहन को प्राथमिक कक्षा पास करते ही छात्रवृत्ति मिल जाती है। तब वंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर धनवान बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चली आ रही कुरीताई से उनका घर चलना मुश्किल हो गया था। दान दक्षिणा से अपने परिवार का वे आधा पेट ही भर पाते थे। इसलिए वंशीधर ने मोहन को 4 मील दूर नदी पार स्कूल में भर्ती करा दिया था। मोहन छुट्टी के बाद जब घर आता था तब उसके पिता उसे पुराणों की कथा सुनाकर उसे उत्साहित करते थे। वर्षा के दिनों में नदी में अधिक पानी आने के कारण नदी पार करने में कठिनाई होती थी। इसलिए नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन के रहने का व्यवस्था कर दिए थे। एक दिन नदी में पानी कम था, तभी मोहन घसियारों के साथ नदी पार कर रहा था। तभी ऊपरी पहाड़ों पे अधिक वर्षा के कारण नदी का पानी बढ़ने लगा। अनुभवी घसियारों ने पेड़ों के पत्ते मटमैले पानी देख पानी को काटते हुए वे लोग किसी तरह नदी पार पहुँचते हैं। इसे सुन वंशीधर मोहन के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे और उनका स्कूल जाना बंद करा देते हैं। उन्हीं दिनों उनके बिरादरी का एक युवक रमेश लखनऊ से गांव आया हुआ था। बातों ही बातों में वंशीधर ने रमेश से मोहन की पढ़ाई के विषय में चिंता प्रकट की, तो रमेश ने मोहन को अपने साथ लखनऊ भेज देने को कहा। तब वंशीधर को लगा कि रमेश के रूप में भगवान मिल गया है और वंशीधर के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे कहते हैं, बिरादरी का तो इतना ही सहारा होता है। आगे लेखक बता रहे हैं कि यहाँ मोहन के जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होता है। मोहन लखनऊ पहुँचता है, तब उसे घर के चाची भाभी के अलावा मोहल्ले के सभी महिलाओं ने घर का काम कराना शुरू कर दिया। रमेश बड़ा बाबू था, इसलिए वह मोहन को घरेलू नौकर से ज़्यादा हैसियत नहीं देता था। मोहन भी यह बात समझ गया था। कहने बोलने पर पास के एक साधारण स्कूल में मोहन का दाखिला करा देता है, पर घर के कामकाज व
एकदम से नए वातावरण के कारण मोहन अपनी नई पहचान नहीं बना पाता। साल में एक आध बार ही मोहन को गांव जाने का मौका मिलता। तब घर का कोई सदस्य गांव जाता, वरना आगे की पढ़ाई के नाम पर उसे गांव जाने नहीं दिया जाते। मोहन ने भी अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया था और वास्तविकता बताकर अपने घर वालों को वह दुखी नहीं करना चाहता था। मोहन के 8वीं के पढ़ाई के बाद रमेश के परिवार के सभी सदस्य मोहन को आगे पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वे कहते थे हजारों लाखों खर्च कर बीए एमए किए लोग मारे मारे बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसे में अच्छा तो यही है कि कोई दूसरा हुनर सीखा जाए। रमेश ने मोहन को किसी तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। पहले की तरह घर के कामों में और स्कूल में वह व्यस्त रहा और 1.5-2 वर्ष बाद मोहन नौकरी की तलाश में कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर काटने लगा। इधर वंशीधर को विश्वास था कि उसका बेटा मोहन एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। जब कोई पूछता तो बड़ी प्रसन्नता से वे बताते थे, पर जब वंशीधर को वास्तविकता का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। एक दिन जब धनराम ने भी मोहन के विषय में वंशीधर से पूछा था, तब वंशीधर ने झूठ बोल दिया था कि सेक्रेटरी के पद में नियुक्त हो गया है। विभागीय परीक्षा के बाद जल्द ही वह बड़ा अफसर बन जाएगा। मास्टर लोक सिंह के भविष्यवाणी पर यकीन मानकर धनराम मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान हैं, ऐसा धनराम कहता है। आगे लेखक बता रहे हैं कि इस तरह मोहन और धनराम दोनों अपने जीवन के कई प्रसंगों पर बातें करते रहे। अपने पुराने दिनों को वे याद करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए में धार कर मोहन को वापस देते हुए बोला, जैसे कोई भूल चूक के लिए वह माफ़ी मांग रहा हो। अक्सर ब्राह्मण समूह के लोग किसी कामकाज के सिलसिले में शिल्पकार टोले में आना पड़ता तो वे खड़े खड़े बातचीत कर चले जाते थे। ब्राह्मण समूह के लोगों को बैठने के लिए कहना उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था, इसलिए धनराम अपने काम में लगा रहा। धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को भट्ठी में तपाकर गोलाकार बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ठीक से पकड़ नहीं बनने के कारण लोहा गोलाई में नहीं मुड़ रहा था। इसे देख मोहन संकोच त्याग कर लोहे को स्थिर पकड़कर धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट करते हुए भट्ठी में आग दिखाते ठोकते पीटते लोहे को गोलाकार बना देता है। मोहन ने इस काम को इतना कुशलता और स्फूर्ति से किया कि धनराम बिना बोले मोहन के इस काम को देखता रहा। धनराम को इस बात पर बड़ी हैरानी हुई कि ब्राह्मण समूह का लड़का लोहार का काम करना कैसे स्वीकार कर लिया। इधर मोहन अपने काम की प्रशंसा पाने की भाव से धनराम को देखता रहा। मोहन की आंखों में निर्माण का चमक था, जिसमें न तो प्रतिस्पर्धा और न ही हार जीत का भाव नजर आ रहा था। तो यह थी पाठ गलता लोहा। आशा है आप सबको समझ में आई होगी। धन्यवाद।